देख रहे हैं डॉन न्यूज का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि आइंदा महीने शुरू हो रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, उनके हवाले से भी बात करेंगे। आपको पूरी तफसीलात देंगे कि कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज एक खबर जिसने जो है क्रिकेट फैंस को बड़ा एक्साइटेड किया हुआ है, वो खबर जनाब है एफ्रो एशिया कप के हवाले से। एफ्रो एशिया कप 2007 में पहली मरतबा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी एशिया कप के अंदर एशिया की 11 के अंदर एक साथ दिखाई दिए थे। अफ्रीका की टीम में साउथ अफ्रीका, कीनिया, जिम्बाब्वे के प्लेयर थे। 2007 में बड़ी कामयाबी से इन मैचेस का जो है वो इनेकाद किया गया था। शाहिद अफरीदी हों, शुएब अख्तर हों, मोहम्मद आसिफ हों, राहुल द्रविड़ हों, वरिंदर सहवाग हों, सब एक टीम में खेले थे। अब आपको पता है कि दुनिया का एक बड़ा जरीदा है फोर्ब्स, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर एक बार फिर शायद अगले साल इन एक्शन हो सकते हैं एफ्रो एशिया कप में, और एशिया की जो 11 है उसके अंदर फीचर हो सकते हैं। गो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे ज़राए के मुताबिक, और कुछ मेरी बात हुई भारत में, तो वहाँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कुछ अभी कहने से बताने से जो है वो ग्रेस कर रहा है, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो अब तक पूरी तरह ट्रांसमिट नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर इस रिपोर्ट में मौजूद है कि जो BCCI के सेक्रेटरी और एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह, उनके साथ एफ्रो एशिया कप की जो मैनेजमेंट है और फिर जो ACC के नुमाइंदे एशिया क्रिकेट काउंसिल के, वो एशियन ब्लॉक को मजबूत करने के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। अगले साल जून या जुलाई में इन मैचेस के हवाले से जो है बात की जा रही है। लेकिन भारत में जो इस वक्त मौजूदा हालात है, सियासी कशीदगी के साथ साथ आपको पता है कि मुसलमानों के लिए वहाँ पर बड़े जो मसाइल हैं, हमले हो रहे हैं घरों पर। इसके साथ आपको पता है कि वहाँ पर जो तौहीन रसालत है उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ था। तो इन हालात में क्या क्रिकेट या एशिया कप या एशियन 11 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल सकेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान में बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट पर। लेकिन जो एक बड़ी खबर एफ्रो एशिया कप के हवाले से, इससे उसके ऊपर भी जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा पहले तो सर, ये जो खबर आई है एफ्रो एशिया कप, आपको याद होगा 2007 में पहली मरतबा हुआ था, उसके बाद 2009 में इसकी बात ज़रूर हुई थी लेकिन हो नहीं पाया था। अब एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, PCB से जो मेरी किसी हवाले से बात हुई, वहाँ कुछ पता नहीं है, BCCI के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें, बट सर अगर ऐसा हो जाए तो कुछ बुरा नहीं। बिल्कुल ठीक है और अच्छी खबर है, मैं तो समझता हूँ। बट जो चीज़ें सामने इस वक्त आ रही हैं, जो मसाइल हैं, वो जाहिर है अभी भी आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा इधर उधर नहीं समझ आ रही उसके क्या करे, या अभी टाइम है थोड़ा सा, शायद ये देख रहे हैं। बट आई थिंक क्रिकेट की उससे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और हमने कभी भी इनकार नहीं किया, इनकार वहीं से होता है और अभी भी इसी तरह की होता है। हमारे प्लेयरों को नहीं बुलाया गया, डैमेज किया गया। बहरहाल मैं अब उस पर नहीं जाता, अब तो थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ जहाँ आपने अभी मसला बताया, यकीनन हम मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही ख़राब बात है ये, और जो कुछ हुआ है, और डेफिनेटली हमारी हुकूमत और हर मुल्क, हमारा मुल्क मुसलमान मुल्क इस चीज़ पे एहतजाज कर रहा है, और डेफिनेटली इस पे सबको एहतजाज करना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल हसास मामला है, और तमाम जो जज्बात हैं वो मौजूद हैं, और इसका एहतराम भी किया जाना चाहिए, जो अवामी जज्बात भी हैं। तो भाई कुछ बात कर लेते हैं वापस अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ की। उसके बाद अब जो हमारे पास चैलेंजेस दरपेश हैं, आज नेदरलैंड की टीम इंग्लैंड से खेल रही है, पाकिस्तान को नेदरलैंड का दौरा करना है, एशिया कप का भी कुछ पता नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से बतौर सिलेक्टर, साबिक सिलेक्टर, आपने क्या ऑब्जर्वेशन की, आपको क्या लगता है इस सीरीज़ से हमने क्या पाया है, क्या चीज़ें जो ठीक करने वाली हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पहला जो सिलसिला हुआ, खैर ये एक आम सीरीज़ होती तो उसको हम ज़रूर फिर वही हम दोहराते कि यार नए प्लेयरों को दें, कुछ नए प्लेयर खिला दें जो पहले आप नहीं कर सके, आपको करना चाहिए। बेंच पे बाहर बैठने चाहिए कुछ रिप्लेसमेंट, हम फिर वही दोहराते हैं। मगर ये मौका ऐसा था कि पहले ही कह दिया जी हम, और बिल्कुल ठीक है, हम फुल स्ट्रेंथ से गए, हमने अच्छा किया है, और जाना भी चाहिए था, क्योंकि हमें रैंकिंग में ऊपर जाना था हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम अभी भी जो शोबों को हमने जो है पॉइंट आउट किया, उस पर हम अभी भी नहीं पहुंच सके। जैसे कि मिडिल ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा मसला है, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम बॉलिंग को भी संभाल लेंगे,
कुछ ठीक है, इधर उधर आपने बॉलिंग की, कुछ को खिलाया, कुछ को ऐसा किया वैसा किया, कुछ गलत खेले, कुछ तो अब ये सोचने का मौका है, आगे जा रहे हैं हम फिर वही बातें करेंगे तो ये होगा कि जी इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्रिटिसाइज करने से कुछ हो रहा होता, हम तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। रमीज राजा, मैं एक ही आदमी पे मुझे वो है, मैं देख रहा हूँ कि टीम में जो भी सिलसिला हो रहा है, रमीज राजा इसमें डेफिनेटली बीच में आएंगे और देखेंगे कि हम एक मजबूत टीम बनाए जिससे हम सबकी हौसला अफजाई हो। ये ना हो कि बैठ के हम बुराइयां ही करते ना, हम बुराइयां करने नहीं आए, हम तो बताने आए कि भाई इस तरह होना चाहिए। हो सकता है गलत भी थोड़ा हो, लेकिन जो चीज़ सामने नजर आ रही है वो तो सबके सामने है। तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि रमीज इस पे फॉलो करेंगे इस चीज़ को। भारत की अभी हम बात करते हैं सर, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सीरीज़ है। साउथ अफ्रीका फुल स्ट्रेंथ पर है, लेकिन हमने देखा कि भारत के तमाम ही जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छुट्टियों पर हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने एक रोटेशन पॉलिसी रखी हुई है। हमारे यहाँ सर जब सीरीज़ होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, आज तो हमें बहुत अरसे बाद शायद होम सीरीज़ मिली है, तो शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। या आप समझते हैं नहीं ठीक है, भारत की पास बेंच स्ट्रेंथ है इसलिए वो ट्राई भी कर रहे हैं, वो हार से नहीं डरते, 2 मैचेस हार गए बट तीसरा जीत गए, पर हम बहुत सारी चेंजेस नहीं करते। यहाँ तक कि रिजवान और हारिस एक साथ खेल गए बट रिजवान ने जो है वो रेस्ट नहीं लिया। और माजी में ये चीज़ हमने सरफराज अहमद के हवाले से भी देखी थी कि एक ही विकेट कीपर खेलता था। तो क्या रिलेक्टेंसी क्या है, कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, क्या भारत सही कर रहा है या हम ठीक कर रहे हैं, या लोग समझते हैं भारत फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है? आपकी क्या राय है? आपने सारे जवाब दे दिए। आपने पहले जहाँ जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि जो बेंच पे बाहर बैठने का, वो लोग वो कर रहे हैं, उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, उनके पीछे प्लेयर बैठे हुए हैं, वो जो लेके आ जाते हैं, उनके एक आध सीरीज या एक आध मैच हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो बाहर बेंच पड़ी है उस पर टॉप के प्लेयर आन के बैठना शुरू हो गए। हम वो कर ही नहीं रहे, हमने किया ही नहीं। तो जवाब तो आपने सारे ही दे दिए, मेरे सवाल आप मेरे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह आपको सब अब इतना मतलब मीडिया इतना वो है कि सब समझता है। तो सीधी बात है कि हमें जो उनके कहने पे नहीं वो कर रहे हैं, हमें खुद करना चाहिए ये चीजें। और हम इसको बारहा कह चुके हैं कि भाई क्या होगा अगर एक मिडिल ऑर्डर और आप बाहर बिठा देते, ले जाके साथ रखो। या मैं तो देखें एक चीज कहता हूँ, आपकी 2 टीम होनी चाहिए, हर दुनिया में 2 टीमें हैं। बिल्कुल। ए टीम जिसके बैक स्ट्रेंथ हम कहते हैं, दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी, सब जगह है। हमारी बैक स्ट्रेंथ है कहाँ? मुझे बताइए। टूर आप अरेंज करेंगे, डेफिनेटली हमारा मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया वो अरेंज करता है, पीछे होता भी रहा है। जी जी। तो हम एक टीम बना के जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको टूर पे ले जाए ना साथ साथ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है टूर अरेंज होंगे, वहां लड़के परफॉर्मेंस कर देंगे, तो वो ये जो सिलसिला चल रहा है इसका क्या बनेगा? तो आई थिंक मेरे को ये ना सोचें, बल्कि हम एक बैक स्ट्रेंथ बनाने के लिए, बेंच पे बिठाने के लिए हमारी ए टीम है, दुनिया की ए टीम में काम करती है। तो मेरा ख्याल है कि ए टीम के टूर वो भी एशिया में ना कराएं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस जगह पे कराएं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, लेकिन साथ साथ उनकी ये टीम भी वहाँ मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में जो है वो कंडीशंस जो है सीख रही है, उनकी जो नई ऑब्वियसली जनरेशन है उसको इसका फ़ायदा होगा। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर तौसीफ साहब से बात जरूर करेंगे आने वाली सीरीज और सिलेक्शन के हवाले से, और जो ऑप्शन हमारे पास हैं। हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब के साथ बात कर रहे हैं। तौसीफ भाई, इसके बाद जो मुमकिन तौर पर सीरीज़ होनी है वो है श्रीलंका की, हमारी टेस्ट सीरीज़। और श्रीलंका कभी भी अपने मुल्क में एक आसान हरीफ नहीं होता, गो कि अब उनकी टीम माजी की तरह मजबूत नहीं है। लेकिन एक सवाल स्पेशली, जो कि आप भी पाकिस्तान के माजी के ऑफ स्पिनर रहे हैं, हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी स्पिन डिपार्टमेंट में अपनी होम सीरीज़ में। उसके बाद नुमान साजिद पे काफ़ी सवाल उठे, लोगों ने यासिर शाह को काफ़ी याद किया। अब यासिर शाह बॉलिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, यासिर शाह की वापसी होनी चाहिए? अगर फिट हैं तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो फिट थे, जो हमें उस वक्त हमने देखा वो फिट थे। बहरहाल क्या वजूहत थी इस पे छोड़ देते हैं। हमारे स्पिन अटैक ऐसा देखिए, अगर जहाँ टर्न हो रहा हो ना तो वहाँ इतना बुरा ये नहीं है। और श्रीलंका में डेफिनेटली वो भी हमें पेस विकेट तो बना के देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पेस नहीं खेलेगी, वहाँ पे भी टर्न होगा जरूर। लेकिन उनके भी बॉलर हैं, स्पिनर हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल अभी भी मैं कहता हूँ तो इस वक्त की पोजीशन में भी उनके स्पिनर एज सच इतने तगड़े नहीं है हमारे। लेकिन हमारे बैट्समैनों से कुछ अरसे से ये हो रहा है कि स्पिन नहीं खेली जा रही।
वो जी। हमारे लिए बड़ी तकलीफ थे। और हम देखते थे शारजा में भी उन्होंने हमें स्पिन ट्रैक पे जो है फंसा लिया। खैर वहाँ टीमें भी 11 की ठीक नहीं खेली, बट वहाँ पे उन्होंने हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर पे हमें फंसा लिया और हमारी टॉप की टीम होती थी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हमारी बैटिंग को रन्स करेगी। तो ये भी जो आपके पास बॉलिंग इस वक्त है ना, ये टर्न जहाँ हो रहा होगा, ये अभी वहां पर भी जो है आपको परफॉर्म करके देंगे। और किया भी है एक दो जब गो के थोड़ी हल्की टीम थी, या जो भी हम जिम्बाब्वे की बात करें या दूसरी के, बट कर सकते हैं ये, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। और फिर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उनके पास होते हैं, ऑफ स्पिनर जो है वो तो काम कर सकता है। बट प्रेशर ना लें, देखिए कि आपको खिला रहे हैं तो आप जो है अच्छा परफॉर्म करके दें। और हमारी भी ख्वाहिश ये है, बताने का मकसद ये नहीं होता कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि भाई, हालांकि डरे हुए वो थे हमारे कि भाई ऐसा होगा ऐसा, हम दूसरे तरीकों में थे कि भाई जी, जी। शायद पेसर आउट कर देंगे, स्पिनर ने हमारे प्रेशर ना डाल के रखा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इतना बुरा नहीं है हमारा, फिर भी मैं कहता हूँ। बिल्कुल। और तौसीफ भाई, लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान के 2 बैट्समैन इस वक्त ओडीआई T20 की जो है वो टॉप 2 रैंकिंग में, बड़ा अरसे बाद ऐसा हुआ है। वरना एक ज़माने में कोहली और रोहित शर्मा या जो बड़े बैट्समैन डोमिनेट करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता था। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे 2 बैट्समैन जो हैं वो रिजवान बाबर T20 में और वनडे के अंदर अब हमने देखा कि जो इमाम और बाबर जो है वो नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा बॉलिंग में यहाँ नज़रिया आती है तौसीफ भाई कि शाहीन के अलावा कोई टॉप 10 में है नहीं। और शाहीन की पोजीशन भी अभी एक जगह बेहतर है, दूसरी जगह वो भी अभी 7वीं 8वीं पोजीशन पर हैं। ये इंडिकेट करता है कि शाहीन को सपोर्ट नहीं मिल रही जो उनको शायद मिलनी चाहिए, जो एक पेयर बनता है बॉलिंग का। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में तो खैर हसन अली ने फिर उनको सपोर्ट किया, लेकिन बाकी फॉर्मेट में इसकी कमी है। तो समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी का जो लोड है वो बढ़ रहा है और उनके साथ अब ज़रूरत इस अमर की है कि कोई ऐसा बॉलर ज़रूर हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे, या हम सिलेक्शन इतनी अच्छी करें, चूँकि क्वेश्चनेबल है। आप समझते हैं उनको पार्टनर ठीक मिले हुए हैं? देखिए अभी तक तो देखें हमने खिलाया नहीं, हसन अली खेलता रहा हमारे साथ जो है। और जहां तक लोड पड़ने की आपने बात की, तो लोड तो पड़ना था, इसलिए कि पहले हमें कोई विकेट ही लेके नहीं देता था। पहले भी तो बात कर चुका हूं मैं, दूसरी टीमों की 150-150 रन और उससे ज्यादा की पार्टनरशिप लगती थी। शाहीन आया, उसने आन के विकेट्स लेना शुरू किए। अब यहाँ आन के जो है ना, यहाँ समझ आनी चाहिए आपको। आप मार खा लें, कुछ भी कर लें, आपने उसको ऐसा करके रख दिया कि उसके कोई मैच ही नहीं छोड़ के दे रहा था वो, मतलब आई मीन के ऐसा नहीं होता। आपको वो ड्यूरिंग उसमें अपने बॉलर्स को देखना चाहिए था। अभी भी आप ले आए, ठीक है, अपनी है, अभी भी उसकी बॉलिंग में और दूसरों की बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बट आपने उसको इतना वो कर दिया है कि एक इंसान है, वो कितना खेलेगा। लेकिन क्योंकि आपको विकेट्स दे रहा था ले लेके, और आपको पहले विकेट्स नहीं मिल रहे थे। हाँ, अब आपके पास जो भी आपके पास 3-4 बॉलर्स हैं, इनमें से चूज कर लें फास्ट बॉलर कौन है। जाहिर है आप हसन अली को फिर नंबर 2 मानेंगे। उसके बाद आप जो है देख लें उसको, दानी को आप लेके आए थे, आप दानी को आप पेस पे बहुत जा रहे हैं, यानी कि आप जो है वो चाह रहे हैं तेज बॉलर हो ज्यादा। लेकिन तेज बॉलर आजकल नहीं इतना वो करता जितना कि थोड़ा स्विंग होना चाहिए, नजर आनी चाहिए। जैसे शाहीन का अंदर आता है बॉल, वो बड़ी विकेट्स लेके देता है इस पे हमें। तो मतलब इस तरह का हमारा बनना चाहिए। नया बॉल कौन करेगा? हम सारे अब तो कहने लगे कि थोड़ा सा पुराना हो जाए तो हम लेंगे, थोड़ा सा पुराना। भाई नया बॉल कौन करेगा? खाली शाइन करेगा क्या? नहीं, पुराना बॉल इसलिए कि थोड़ा रिवर्स स्विंग होता है, जाहिर है पुराना हो जाए, हम लोग इसमें बेहतर हैं काफी। लेकिन अभी वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा बहुत बड़ा जो है कोई रिवर्स स्विंग नजर आ रहा हो। तो ये 4-5 जो बॉलर्स हैं, शाइन पे लोड नहीं डालो भाई। अगर जरूरत नहीं है तो बिठा दो, रेस्ट करा दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आप बनाने के लिए तो आपको खिलाना पड़ेगा, जिस तरह के बैटिंग में हम कह रहे हैं बार बार। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं, आपने लास्ट टाइम तौसीफ भाई मुझे याद है पुराने में जब शिरकत की थी तो इस बारे में बड़ी डिटेल बात की थी कि जो विकेट कीपर हैं हमारे ओडीआईज़ में, यानी कि मोहम्मद रिजवान, और उनके हवाले से हम क्या ट्राई आउट कर सकते हैं। हारिस को खिलाया लेकिन नीचे नंबर्स पे खिला दिया। तीसरे मैच के अंदर भी कीपिंग शुक्र है उन्होंने कर ली, लेकिन रिजवान फिर भी घेर रहे थे। और यहाँ दुनिया में ज़रा कम ही ऐसा होता है कि 2 विकेट कीपर एक साथ, वो भी तीसरे मैच में, वो भी जब उस मैच की अहमियत भी ना हो। क्या समझते हैं आपका स्टांस, क्या वही बरकरार है कि हमें ऑप्शन ट्राई करने चाहिए? रिजवान बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं T20 टेस्ट के अंदर, लेकिन वनडे के अंदर उनकी एवरेज या कंसिस्टेंसी उस तरह की नहीं है। फिर नंबर उनका चूँकि मिडल ऑर्डर में है
वही हमारा वीक एरिया भी है, तो इसलिए और ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। देखिए, दुनिया क्रिकेट की बात की आपने, 2 विकेट कीपर खेले हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात कर लें और जगहों पे भी हम देखें, 2 विकेट कीपर खेले और उसकी वजूहत है खेलने की, ज़ाहिर है वो तगड़े बैट्समैन भी थे और सारा कुछ। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या आपको अगर अनफिट हो जाते हैं आप रेगुलर, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब एकदम लाके फिर किसी का डेब्यू करा देंगे आप? ऐसे नहीं होता यार, इस तरह नहीं होता। आप कीपर को क्या, अब वो मैंने उनका इंटरव्यू में देखा, उन्होंने कहा जी मुझे कोई नहीं, 5-5 एक टीम में हो। ये तो अजीब सा बात की उन्होंने कि 5-5 विकेट कीपर भी हों अगर पाकिस्तान के उसमें, तो कोई फर्क, अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपकी कीमती तज्जिए का और आरा का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर वापस आकर कुछ बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, इसमें पाकिस्तान के जो खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जनाब, आपने रिपोर्ट में देख लिया रज़ा कलीम की 75 मेडल हैं पाकिस्तान के टोटल, 25 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं, 26 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। इस बार क्या तैयारियां हैं ये भी आपको बता देंगे, लेकिन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये बर्मिंघम में होंगे। अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि हमेशा एक प्रॉब्लम ये ज़रूर होती है, कैंप लगे नहीं लगे, ताख़ीर हो गई, लेकिन इस बार भी हमारा काफ़ी एक बड़ा दस्ता जो है वो इन मुकाबले में शरीक होगा और इसके तकरीबन अगर आप देखें तो ठीक ठाक हमारा जो है वो दस्ता है ओवर 100 का। लेकिन क्या खिलाड़ी ज़्यादा और ऑफिशियल्स कम ही हैं मेरे ख्याल में, या ऐसा तो नहीं कि ऑफिशियल ज़्यादा हो खिलाड़ी जो है वो कम हो गए हों? देख गफार, अभी तक तो जो 104 रुकनी दस्ता है उसके अंदर खिलाड़ी ज़्यादा हैं। एक तो हॉकी टीम है पाकिस्तान की पूरी, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट की वुमेन टीम जो है वो भी इस दस्ते का हिस्सा होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने इस साल कितने मेडल निकाल सकते हैं, क्या पोटेंशियल है हमारा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को क्वेश्चन भी है। लेकिन अगर कैंप्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों के ताउन से जो है वो मुख्तलिफ जगह पर कैंप्स लगाए गए हैं। लेकिन आज भी हमने देखा कि जो कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर में रेसलिंग की टीम का, वो भी आज मुतासिर हुआ। लाहौर के अंदर बारिश हुई और जो सूरत हाल थी कोचिंग सेंटर की वो इस हद तक थी कि जो छतें हैं वो उनकी टपकना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज जो कौमी पहलवान है वो प्रैक्टिस नहीं कर सके। लेकिन जो पाकिस्तानी दस्ता है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो वो होपफुल हैं कि इस बार भी कुछ ना कुछ मेडल जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये रियलिस्टिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 2006 के बाद से हमारे मेडल्स की तादाद जो है वो बतदरीज कम होती गई है। अगर हम 2006 में देखें तो हमने 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्राउन मेडल जीता था, टोटल 5 मेडल जीते थे। और 2010 के अंदर हमने 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्राउन जीते थे। जो अभी तक की सबसे ज़्यादा कामयाब गेम्स रही हैं वो 1958 की रही हैं, जब पाकिस्तान ने 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल जीते थे और मजमूई तौर पर 10 मेडल्स हासिल किए थे। अगर इन कॉमनवेल्थ गेम में ओवरऑल गेम्स की पार्टिसिपेशन और उनकी अचीवमेंट्स देखी जाएं तो रेसलिंग एक ऐसी टीम है हमारी, या रेसलिंग का ऐसा खेल है जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है। जो टोटल 75 मेडल आज तक 1954 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने जीते हैं, उनमें से 42 मेडल जो हैं वो सिर्फ रेसलिंग टीम ने जीते हैं, जिसमें से 21 मेडल जो हैं वो गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 10 ब्राउन्स हैं। तो ओवरऑल रेसलिंग की टीम की तो परफॉर्मेंस हमेशा ही पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। लेकिन पिछले 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी रेसलिंग की टीम भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। अलबत्ता मेडल ज़रूर निकाले हैं। इनाम भट्ट एक प्रोमिनेंट नाम ज़रूर हैं कि उन्होंने 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम में ही गोल्ड मेडल जीत के जो उनकी वजह शोहरत बना था। लेकिन अभी उनकी भी रिसेंटली अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वर्ल्ड जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर वो कोई मेडल नहीं जीत पाए। 2000 जो अभी पिछले 2022 के अंदर 2 माह पहले हुई है। लेकिन इनाम भट्ट जो है वो पिछले 4-5 महीने से जो है वो कैंप में है और उम्मीद उनकी फेडरेशन को उनसे यही है कि वो इस बार कॉमनवेल्थ गेम में कोई ना कोई मेडल जरूर जीतेंगे। जी अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान के 21 मेडल जो है वो गोल्ड सिर्फ रेसलिंग के अंदर है। इस बार भी 6 हमारे रेसलर जा रहे हैं। आज क्या आप समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल किस स्पोर्ट में ज़्यादा है जहाँ मेडल मिलने की हमें उम्मीद है? देखिए, रेसलिंग की से बहुत ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद नहीं है इस बार। वेरी ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनाम भट्ट से हमें उम्मीद होती है कि वो कोई ना कोई मेडल ज़रूर निकालेंगे। लेकिन अभी जो हालिया गेम्स हुई हैं
तुर्की के अंदर जो वर्ल्ड की चैंपियनशिप हुई थी रेसलिंग की, उसके अंदर पाकिस्तान के जो रेसलर्स थे वो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इनाम बट भी क्वार्टर फाइनल के अंदर मैच जो है वो अपना हार करने के बाद जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो अगर रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बजाय नहीं लगता, लेकिन अगर वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं तो इनाम बट के अंदर पोटेंशियल जरूर मौजूद है कि वो रेसलिंग के अंदर कोई मेडल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो दो ऐसे एथलीट्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है जिनको काफी ज्यादा हाईली रेट किया जा रहा है, अरशद नदीम और उसके साथ साथ नू दस्तगीर। नू दस्तगीर वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने 2018 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसके अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया था। काफ़ी ज़बरदस्त ये हमारे वेट लिफ्टर हैं, 105 केजी के अंदर ये compete करते हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये कोई ना कोई मेडल जो है वो निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अरशद नदीम बिल्कुल काफ़ी शोहरत मिली उनको ओलंपिक्स में, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने गोल्ड कोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था तो वो 86.23 मीटर मार के उन्होंने जेवलिन थ्रो को थ्रो करने के बाद जो है वो क्वालिफाई किया था। लेकिन ऑब्वियसली 86 जो अपने उनका रिकॉर्ड था वो उसको ब्रेक नहीं कर पाए ओलंपिक्स के अंदर। थोड़ा उनका इंजरीज का भी इशू चल रहा था और उनके बारे में यही इतला है कि पाकिस्तान जो एथलेटिक्स फेडरेशन है वो फौरी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो है उनकी हाथ की कोहनी की सर्जरी भी करवाने जा रहा है, लेकिन अभी उनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करके उनको यूज़ किया जा रहा है ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। बिल्कुल, और साथ साथ अगर बात करें बैडमिंटन का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि माहूर शहजाद को ओलंपिक का एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है और अभी वो पाकिस्तान सर्किट में बड़ा डोमिनेट कर रही हैं, सिंगल्स के अंदर भी डबल्स के अंदर भी। तो आई होप अबू बकर के, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडल की क्या पोजीशन होगी, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर शो फ्रॉम हर दिस टाइम, बिकॉज एक तो ओलंपिक की पार्टिसिपेशन का उनका एक जो है एक्सपीरियंस है और दूसरा अभी वो बहुत उनके पास टाइम बाकी है, मतलब उनकी कैरियर में भी बहुत वक्त है। बिल्कुल, मैं ज़रूर समझता हूँ कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी जो हमें दिखाई देती है वो हाईली क्वालिफाइड कोचेस की उनके साथ होने की कमी ज़रूर दिखाई देती है। अगर हम लोग इन प्लेयर्स को जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क या दीगर मुल्क करते हैं कि उनको कहीं और, जिस तरह अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की तो उसको जर्मनी के अंदर ट्रेनिंग करवाई गई थी, 7-8 महीने कैंप लगवाया गया था। तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, अगर ये मिल के एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे और मिल के स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के मसाइल हम कवर अप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना वो बकर, मैं इसकी तरफ आने वाला था कि जो हुआ ओलंपिक्स के बाद कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सारी कवर की लाहौर के अंदर, वहाँ इस्लामाबाद में भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो, यहाँ तक कि ऐसी भी प्रेस रिलीज आई वो बकर जो पूरी दुनिया वाली जगह सही का बाइस बनी कि भाई हमें ईमेल आज रात मौसूल हुई, अभी ऑफिस बंद था, सुबह मीटिंग थी, हमें मालूम नहीं हो सका, आपके इल्म में सारा कुछ, लेकिन उसके बाद एक खामोशी छाई। फिर अभी हालिया दिनों में आपको पता है कि IPC मिनिस्टर भी चेंज हो गए गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद, तो कुछ लग रहा है कि मामला कुछ बेहतरी की जानिब भी हैं, खामोशी की तरह ही। आप समझ लीजिए कि POA या PSB चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे अभी तक कोई बेहतरी नहीं नजर आई। लास्ट ईयर को भी देखें और अगर पिछले 5 साल का जो IPC का जो स्पोर्ट्स का बजट है वो निकाल के देखा जाए तो हमेशा ही अरबों रुपए जो है वो प्लेयर्स को उनकी नशोनुमा के लिए या उनकी ट्रेनिंग पे खर्च करने के बजाय कौमी खजाने को वापस कर दिए जाते हैं और बताया यही जाता है कि ये पैसे अभी मुझे याद पड़ता है अरशद नदीम या इनमें से एक और आपने रिपोर्ट किया था, कुछ एथलीट्स गए थे जिनको कैंप के लिए बाहर भेजा गया। आई थिंक अरशद नदीम शायद गए थे। जी, अरशद नदीम को साउथ अफ्रीका भेजा गया है और वो वहाँ से कुछ ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त उनकी ट्रेनिंग जारी है। थोड़ा उनका इंजरी का ज़रूर इशू था, लेकिन ये फेडरेशन जो हैं ये अपने तौर पर इन प्लेयर्स को भेज रही हैं। इसके अंदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। ये जो फेडरेशन है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, उन्होंने अपने अखराजात के ऊपर जो है वो अरशद नदीम को साउथ अफ्रीका भेजा था और यही इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमारी तमाम फेडरेशन लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ प्लेयर्स की कोचिंग पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वक्त दें और हाईली क्वालिफाइड कोचेज जो हैं वो प्लेयर्स को मुयस्सर किए जाएं तो फिर हमारे प्लेयर्स भी मैं समझता हूं कि मेडल निकाल सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है। 1958 में जिस वक्त हम दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो हमने 10 मेडल जीते, 3 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे। तो ये इससे जाहिर होता है कि उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, इतनी सहूलियात भी नहीं थी, फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं माजी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2002 से लेकर 2022 तक हमारी परफॉर्मेंसेस डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। तो इस पे अगर गौर किया जाए तो फिर ज़रूर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की परफॉर्मेंस पे भी शक किया जाता है, फिर पाकिस्तान
स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर भी सवालात उठते हैं और फिर एट द एंड बाद में हमें ये बताया जाता है कि वो पोटेंशियल प्लेयर इस वक्त हमारे पास दस्तयाब नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्लेयर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो यहीं के प्रोडक्ट हैं, यहीं से सीखते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ऐसे ऐसे प्लेयर जिन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में जाके मनवाया है। और बकर एक और नाम जो बहुत ज्यादा देन में आ रहा है वो तलहा तालिब है, जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी, नियर आगे थे, बिल्कुल बहुत करीब थे मेडल जीतने के, और लेकिन ऑब्वियसली उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस बाकी जो है वो वेट लिफ्टर कर गए थे। लेकिन उनके बाद एक कंट्रोवर्सी आई डोपिंग के हवाले से, लेटेस्ट क्या है उसमें और उनकी पार्टिसिपेशन के हवाले से क्या खबर है? नहीं, पार्टिसिपेशन तलहा तालिब की पार्टिसिपेशन के ऊपर तो अभी बहुत सारे डाउट्स हैं और फेडरेशन से हमारी बात हुई तो वो यही कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इनके डोपिंग के मामला को क्लियर किया जाए, लेकिन रूल्स बहुत सख्त हैं। वाडा जो कि डोपिंग के हवाले से रूल्स बनाता है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपकी ये प्लेयर जो है वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। और तलहा तालिब आपके सामने है, जिस तरीका का उसने परफॉर्मेंस दी अपने पहले इवेंट के अंदर, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली बात फिर वही आ जाती है कि उनके ट्रेनर, उनके कोचेस सब कसूरवार हैं कि उनको डोपिंग उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। आखिर में क्विकली, जो कि हॉकी ये वाहिद एक बड़ा गेम है मेरे ख्याल में, यहाँ तक कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है, ओलंपिक्स जीत चुका है, पाकिस्तान ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन पाकिस्तान का कोई गोल्ड नहीं है कॉमनवेल्थ के अंदर। एक सिल्वर है, एक बना ब्रॉन्ज मेडल है। तो क्या समझते हैं अबू बकर के इस मरतबा हॉकी टीम मजीद धचके के साथ जा रही है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके? एबटाबाद में कैंप लगा तो हुआ है, इंक्वायरी कमेटी भी साथ साथ चल रही है कि वर्ल्ड कप की जो तहकीकात हैं कि हम क्वालिफाई क्यों ना कर सकें। मतलब अब तक एबटाबाद में सुना था जाके बयान दिए जाएंगे, लाहौर में पता ही इतने अरसे से क्या हो रहा था। तो क्या खबरें हैं, मतलब हॉकी की टीम किस तरह की तैयारी कर रही है? कोई चांस है उनका? वार भाई, चांस तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जिस किस्म की अभी परफॉर्मेंसेज उनकी एशिया कप के अंदर आई हैं, तो उसको देखते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर उनसे बेहतर टीम जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ी आउटस्टैंडिंग हॉकी जो है वो खेलनी पड़ेगी, तभी मेरा ख्याल है कि मेडल की दौड़ में आ सकते हैं। और वैसे भी कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक जिस तरह आपने बताया कि कोई हम गोल्ड नहीं हासिल कर पाए, सिर्फ एक सिल्वर और एक ब्राउन है। तो इस बार चलिए बकर, मैं बात वक्त की कमी आखिरी सवाल से कर लेता हूँ। पाकिस्तान की टीम जो है वो वुमेन की इस बार क्रिकेट की भी होगी और इसमें मुझे याद है पाकिस्तान ने जब पहली मरतबा एशियन गेम्स में जब गोल्ड मेडल जीता था, वो एक वुमेन टीम को एक पूरे पाकिस्तान में एक जो है शनाख्त मिली थी, ये हीरोज बनी थी और उसके बाद एक बड़ा बूम मिला था। तो ये एक मौका है जब पाकिस्तान की टीम अभी रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ खेली, बेहतर भी। हमारी टीम टॉप टियर्स में तो खैर इतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन बहरहाल हमारी टीम पहले से बेहतर ज़रूर हुई है ओवरऑल अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रहेगी कि क्रिकेट भी देखने को मिलेगी और वुमेन क्रिकेट। बिल्कुल, इसका इंतजार था। मैं समझता हूँ क्रिकेट फॉलोअर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। क्रिकेट से जितना प्यार पाकिस्तान में क्रिकेट से किया जाता है, किसी और गेम से नहीं किया जाता। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि वुमेन टीम का कॉमनवेल्थ में जाने की वजह से मैं समझता हूँ कि जो दीगर खेल हैं वो भी प्रमोट होंगे। और जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट वुमेन टीम से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआ तो यकीनी तौर पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अभी परफॉर्मेंसेस देती आ रही हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल जीतना उनके लिए मेरा ख्याल है कि टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान वुमेन टीम का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने प्लेटफॉर्म रिप्ले से कॉमनवेल्थ गेम के हवाले से जो एक अवेयरनेस है, जो खिलाड़ियों को जायज़ उनकी बात आना है, उसका आगाज़ कर दिया। बहुत जल्द आप कॉमनवेल्थ में इंशाल्लाह जाने वाले एथलीट्स को भी रिप्ले में देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इन एथलीट्स की एटलीस्ट हौसला अफजाई की जाए, जाने से पहले भी इनके मुकाबलों पर जब बाद में कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह उसको भी हाईलाइट करेंगे। और इनको अभी फ़िलहाल जब ट्रेनिंग चल रही है, हम ये कोशिश करते हैं, ये हमारी मतलब एक कोशिश होगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए और यही कोशिश जो है वो फेडरेशन की भी होनी चाहिए। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।